अध्याय 106 अल्बर्टा की तैयारियां और राजकुमारी एड्रियाना की चिंता। एनोश महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अल्बर्टा नामक गौरवशाली देश है, जो वातानाबे राज्य और अल्बेनियन राज्य के बीच के वनों की सीमा पर स्थित है। अल्बर्टा का खूबसूरत शहर जीवन से भरपूर था, हालांकि नागरिक गश्त लगाने वाले शूरवीरों के आगे पीछे घूमने से बेहद बेचैन थे। अल्बर्टा के राजा द्वारा ज़ेस्ट्रल साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा की खबर पहले ही फैल चुकी थी और ऐसा कोई नहीं था जिसने कुछ समय पहले राजा पर हुए जानलेवा हमले के बारे में न सुना हो। इसलिए जब राजा ने खुलेआम युद्ध की घोषणा की तो सभी समझ गए कि क्या होने वाला है। धीरे धीरे हर नागरिक के दिलों में भय, अनिश्चितता और सतर्कता घर करने लगी। हालांकि उन्हें अपने देश की युद्ध शक्ति पर भरोसा था, लेकिन अल्बर्टा को युद्ध में हिस्सा लिए हुए बहुत लंबा समय हो गया था, और साथ ही ये डर कि अगर उनकी टीम हार गई तो उनके या उनके परिवार के साथ क्या होगा, उनके मन में बेचैनी की भावना भर गई। लगातार तेज खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि कई घोड़े खींचे हुए वाहन शहर के अंदर और बाहर आते जाते दिखाई दे रहे थे। कवच पहने शूरवीर भारी हथियार लिए हुए दिखाई दे रहे थे। अल्बर्टा राज्य और ज़ेस्ट्रल राज्य के बीच युद्ध दक्षिण में स्थित एक उजाड़ भूमि में होने वाला था। प्रत्येक शूरवीर आगामी युद्ध की तैयारी कर रहा था, और यहाँ तक कि शाही परिवार के सदस्य भी तैयारियों में व्यस्त थे। लगभग 2 हफ्ते बाद वे डेकी बन के दक्षिण की ओर आगे बढ़ेंगे। अल्बर्टा राज्य के नगर प्रवेश द्वार पर एक युवक वहां एकत्रित शूरवीरों से बात करता हुआ दिखाई दे रहा था। युवक ने नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था जिस पर कई सुनहरे आभूषण जड़े हुए थे। महाराज, हमारी यात्रा के लिए बचा हुआ खाना लाने के लिए पर्याप्त गाड़ियां नहीं हैं। शूरवीरों जैसी पोशाक पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उस युवक के पास जाकर कहा, जो उस समय दूसरों को आदेश दे रहा था। मैं समझता हूँ, ऐसी स्थिति में क्या आप शाही महल में जाकर पिताजी को स्थिति समझा सकते हैं? युवा राजकुमार ने कहा। उसका अनुरोध सुनकर शूरवीर ने उत्तर देते हुए अपना सिर झुका लिया। समझा। शाही महल की ओर वापस जाने से पहले युवा राजकुमार ने थके हुए चेहरे से अपनी पीठ देखी। हालांकि उसके सुव्यवस्थित चेहरे पर साफ दिखाई देने वाली थकान ने उसके सुंदर चेहरे को खराब नहीं किया। उसके कंधों तक लंबे चांदी जैसे बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसकी आंखें गहरे सागर की तरह नीली थीं। उसके चारों ओर एक अनोखा आभामंडल था जो न केवल उसके आकर्षण बल्कि उसके करिश्माई व्यक्तित्व के कारण भी सभी को उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता था। महाराज, क्या आप ठीक हैं? आप 3 दिनों से सोए नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। छोटे भूरे बालों वाली नौकरानी जैसी पोशाक पहने एक युवा लड़की ने चिंतित भाव से उसकी ओर देखते हुए कहा। उसके हाथ में एक लंच बॉक्स जैसा कुछ था। हाँ, मैं ठीक हूँ, कृपया मेरी चिंता मत करो, लेडी एम्मा। उद्धरण चिन्ह। अल्बर्टा राज्य के प्रथम राजकुमार रयान अल्बर्टा ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। महाराज, कृपया, मुझे पता है कि तैयारियां जरूरी हैं, लेकिन इसीलिए आपको अपना ध्यान रखना जरूरी है, वरना समय आने पर आप बहुत थक जाएंगे। एम्मा चिल्लाए। उस पहले राजकुमार को देखकर रयान की आंखें चौड़ी हो गई। एम्मा आमतौर पर डरपोक होती है, इसलिए उसे ऊंची आवाज में देखकर वाकई हैरानी हुई। हालांकि शुरुआती झटके के बाद पहले राजकुमार ने धीरे से अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और जोर से हंस पड़ा। आह महाराज, कृपया मेरी पिछली गुस्ताखी को क्षमा करें। यदि आप मुआवजे के रूप में मेरा सिर चाहते हैं तो कृपया। शर्मिंदगी से सिर झुकाते ही एम्मा के गोरे गाल चटक लाल रंग में रंग गए। हालांकि पहले राजकुमार रयान ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाकर सौम्य स्वर में कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस मेरे बारे में चिंतित थे। मैं सचमुच आपका आभारी हूँ। कृपया, क्या मैं आपके द्वारा बनाया गया दोपहर का भोजन खा सकता हूँ? रयान ने पूछा। हाँ बिल्कुल, एम्मा ने जोश से सिर हिलाया और उसके होंठ एक हल्की मुस्कान में बदल गए। दोनों कई मिनट तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, क्योंकि अलग अलग गाड़ियों के आने जाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं और इधर उधर से तरह तरह की बुदबुदाहट की आवाजें आ रही थीं। लेकिन एम्मा, जो पहले राजकुमार की खूबसूरत नीली आंखों में खोई हुई थी, अचानक अपनी स्थिति से बाहर आ गई जब उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ और वह और भी अधिक शर्मा गई। फिर शर्म से बोली, महाराज, आप अपना भोजन यहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने अचानक राजकुमार का हाथ पकड़ लिया और उसे उस स्थान की ओर ले जाने लगी जहां अभी तक कई गाड़ियां नहीं गई थीं। तारानकन तारानकन तारानकन। लगभग 1 घंटे बाद अल्बर्टा राज्य के शाही महल के अंदर क्लैंग प्रशिक्षण मैदान के अंदर धातुओं के टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। 2 आकृतियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही थीं।
एक युवती ने सुंदर युद्ध पोशाक पहनी हुई थी और उसके शरीर पर कई आभूषण जड़े हुए थे। उसके दोनों हाथों में दो दो खंजर थे और वह कवच पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से भिड़ रही थी। हाँ, अच्छा लगता है कि आप नायकों की किंवदंतियां कोई मजाकिया कहानी नहीं थी। हालांकि आप केवल कुछ हफ्तों से ही प्रशिक्षण ले रहे हैं, आपकी युद्ध भावना काफी तेज हो गई है। शूरवीर ने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा। फिर उसने उनके बीच की दूरी कम की और अपनी तलवार तिरछी घुमाई। हालांकि कबालों वाली महिला मोना ने उसके हमले से बचने के लिए अपना शरीर मोड़ लिया। इसके बाद वह अपने दाहिने हाथ में खंजर पकड़े हुए घूमी, क्योंकि उसके सिरे से हवा का एक तेज झोंका आया। फिर उसने अपने दाहिने हाथ में खंजर से उसके धड़ पर वार किया। खतरे को भांपते हुए नाइट कमांडर मैथ्यू, जो राज्य में सर्वोच्च सैन्य पद पर था और जिसे नायक को प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा गया था, ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी तलवार के सपाट हिस्से से उसके हमले को रोक दिया। लेकिन मोना का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। जबकि उसका दाहिना खंजर मैथ्यू की तलवार से अवरुद्ध था, उसने तुरंत अपने बाएं हाथ में खंजर का उपयोग करके उस पर वार किया। मैथ्यू कुछ कर पाता उससे पहले ही एक तेज हवा का झोंका आया और इस बार उसका शरीर हवा में उड़कर पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर आसानी से 30 मीटर आगे निकल गया, लेकिन फिर उसने अपनी गति को रोकने के लिए हवा में ही अपने शरीर को मोड़ लिया। हालांकि इससे पहले कि उसका शरीर जमीन पर गिरता, उसने अपनी तलवार घुमाकर मोना की ओर प्रकाश की एक किरण छोड़ी। हालांकि उसने उसे ज्यादा नुकसान न पहुंचाने के लिए तलवार को रोक रखा था, फिर भी उसमें इतनी ताकत थी कि वह एक ही वार में किसी भी इंसान को आसानी से बेहोश कर सकता था। जब मोना को खतरे का एहसास हुआ, तो उसने महसूस किया कि आने वाले हमले से उसकी काली आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपने दांतों को पीसते हुए धीरे धीरे अपने खंजरों के भीतर सोई हुई अधिक शक्ति को खींचा, जैसे कि उसे जवाब दे रही हो। उसके खंजरों ने एक तेज चमक छोड़ी और हवा का एक शक्तिशाली प्रवाह तेजी से इकट्ठा हुआ, जिसके केंद्र में मोना थी और हवा का एक अवरोध बना रही थी। क्षण भर में प्रकाश की किरण वायु अवरोधक से संपर्क में आ गई। धमाका। इसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ और घने धुएं का एक बादल उस जगह को भर रहा था जहां मोना खड़ी थी। पहले राजकुमारी एड्रियाना की गहरी नीली आंखें कांप उठी जब उसने सुरक्षित दूरी से उस जगह को देखा जहां मोना पहले खड़ी थी। उसके लिए मोना न केवल हीरो थी बल्कि वह उसकी दोस्त भी थी, और ये देखकर कि उसने इतना भयानक हमला झेला, भले ही वह बहुत दबा हुआ था, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पापा, क्या ये सच में ठीक है? मोना भले ही हीरो है, पर वो अभी भी मेरी उम्र की एक जवान लड़की है। राजकुमारी एड्रियाना ने अचानक कहा, उसकी आवाज़ घबराहट से कांप रही थी। उसके पास खड़ा राजा कुछ नहीं बोला, बस वही घूरता रहा जहां मोना खड़ी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ रही थीं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है। ये देखकर कि उसके पिता का उसके प्रश्न का उत्तर देने का कोई इरादा नहीं है, एड्रियाना भौहें चढ़ाती है और एक गहरी आह भरकर फिर से युद्ध के मैदान पर अपनी नजरें घुमा लेती है। मोना जिस जगह खड़ी थी, वहां छा रहा घना धुआं जल्द ही छट गया। इससे सभी को उसके शरीर की हालत देखने को मिली। रोशनी से लगी कुछ खरोंचों के बावजूद वह वास्तव में बिल्कुल ठीक थी। घूर्णन बल ने मैथ्यू द्वारा छोड़े गए प्रकाश की धार को कम कर दिया था। ये देखकर कि वह ठीक है, मैथ्यू के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। फिर उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और फिर से उनके बीच की दूरी कम कर दी। मोना ने सोच समझकर अपने दोनों खंजर एक दूसरे पर घुमाकर उसके वार को रोक दिया। दोनों हथियारबंद एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में फिर से आमने सामने हो गए। मोना का चेहरा बिगड़ गया क्योंकि उसे आसानी से पीछे धकेल दिया गया और शारीरिक शक्ति में अंतर के कारण उसे 3 कदम पीछे हटना पड़ा। हालांकि मैथ्यू ने अपनी तलवार को लंबवत घुमाते हुए उनके बीच की दूरी को कम करते हुए आगे कदम बढ़ाया। मोना ने झट से अपने दाहिने हाथ में पकड़ा खंजर उसकी तरफ फेंका। मैथ्यू की आंखें अचानक हुए हमले से चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत अपना सिर एक तरफ कर लिया। हवा से हुए खंजर ने उसका दाहिना गाल छू लिया। अगर वह 1 सेकंड भी देर कर देता तो अभी उसकी एक आंख चली जाती। उसके गाल पर खून की एक छोटी सी लाल रेखा दिखाई दे रही थी। हालांकि उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह मजे ले रहा हो। फिर उसने जोर से अपनी तलवार जमीन में गड़ा दी। कुछ सप्ताह पहले जब हमने पहली बार शुरुआत की थी, तब से तुम्हारी हाथापाई की लड़ाई में सुधार हुआ है। तुम्हारे शिक्षक के रूप में मुझे इस पर बहुत गर्व है। उद्धरण चिन्ह। मैथ्यू ने अपने दाहिने गाल से खून पोंछते हुए खुशी से कहा। मोना ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए जोर से हाँफते हुए राहत की सांस ली। कई बार उसे ऐसा लगा जैसे वो मरने वाली है, लेकिन उस पल हमेशा कुछ अजीब सा घटित होता था।
उसकी सहज प्रवृत्ति तेज हो जाती थी और उसका शरीर अवचेतन रूप से हिलने लगता था। नहीं, मुझे प्रशिक्षण देने के लिए, अपने काम से समय निकालने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप व्यस्त होंगे। मोना ने होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। मोना को कुछ समय से पता था कि ये देश युद्ध की ओर बढ़ रहा है, और हालांकि यह कहना झूठ होगा कि उसे इसकी कोई चिंता नहीं है, फिर भी उसने उनका साथ देने का फैसला किया। हालांकि वह युद्ध जैसी किसी चीज का प्रशिक्षण ले रही थी, लेकिन वह सचमुच युद्ध में जाना नहीं चाहती थी। मैथ्यू मुस्कुराया और अपना मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक दस्तक दस्तक। महाराज, यह एक आपातकालीन स्थिति है। प्रवेश द्वार से एक जोरदार चीख की आवाज आई। अध्याय 107 आक्रमण भाग 1। महल के प्रशिक्षण मैदान के अंदर व्यवधान से पहले के समय में थोड़ा पीछे जाएं। शांत जंगल में हल्की हवा बह रही थी और कई गाड़ियां धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रही थीं, जहां उन्होंने अपना अड्डा बनाया था। पेड़ के पत्तों के बीच की छोटी सी दरारों से एक चमकीली किरण चमक रही थी। छोटे भूरे बालों वाला एक युवक, शूरवीरों जैसी पोशाक पहने, काले घोड़े पर सवार दिखाई दे रहा था। भूरे बालों वाले युवक ने आंखें सिकोड़ते हुए धीरे धीरे अपना सिर विशाल नीले आकाश की ओर उठाया। आह, क्या हमारे लिए थोड़ा आराम करना बेहतर नहीं होगा? जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे हम थक जाएंगे। काले घोड़े की पीठ पर सवार युवक ने आह भरते हुए शिकायत की। चमकीले सफेद फर वाले घोड़े की पीठ पर बैठा रूखे चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी बगल में बैठे युवक की ओर देखता हुआ नाक से खर्राटे ले रहा था। आराम करो, तुम कहते हो? हमारा आक्रमण अब से लगभग 2 हफ्ते बाद शुरू होगा और हम अभी आधा भी नहीं हुआ है। आराम न करना बेहतर है, क्योंकि युद्ध में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अधेड़ उम्र के आदमी ने गंभीर स्वर में कहा। ज़ेस्ट्रल साम्राज्य कम आंकने वालों में से नहीं था। अब भी यह कहना मुश्किल है कि दूसरे पक्ष के पास कौन सा तुरुप का पत्ता होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, उनकी बातचीत सुन रहे अन्य सभी शूरवीरों की मांसपेशियां तुरंत तनावग्रस्त हो गईं। शायद ऐसा हो, लेकिन बूढ़े आदमी, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हम हार जाएंगे? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपनी सतर्कता नहीं छोड़नी चाहिए और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। ऐसे कार्य केवल आपके निर्णय को प्रभावित करेंगे और अनावश्यक गलतियां करवाएंगे, जो अंततः आपकी मृत्यु का कारण बनेंगे। वृद्ध शूरवीर ने शांति से कहा। यह अति आत्मविश्वास ही था जिसने कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों की जान ले ली, जो चमक सकते थे, लेकिन अपने ही आत्मविश्वास के कारण, जो उन्हें स्पष्ट रूप से सोचने से रोकता था, वे स्वयं ही पतन का कारण बने और उन्हें वास्तव में चमकने से रोक दिया। उद्धरण चिन्ह। आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास फायदे से ज्यादा नुकसान ही पहुंचाता है। युवा शूरवीर ने अपने बड़े भाई की तरफ देखा और मन ही मन उसका मजाक उड़ाया। मुझे लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। युद्ध के मैदान में हम लगभग 10,000 लोग होंगे और हमारे साथ कमांडर मैथ्यू भी होंगे, इसलिए हमारी जीत पहले से ही सुनिश्चित है। युवा शूरवीर ने अपने बगल में खड़े बुजुर्ग की ओर देखते हुए उत्साह से कहा। बुजुर्ग शूरवीर ने कुछ नहीं कहा और अपनी नजरें सामने की ओर घुमाए रखीं। वह एक अनुभवी सैनिक था जो कई सालों से शूरवीर के तौर पर काम कर रहा था। उसका नाम एडम था। वह लगभग 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके सिर पर सफ़ेद बाल थे और बादाम के आकार की आंखें थीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें व्याख्यान के बजाय वास्तविक अनुभव से सीखना चाहिए, बड़े शूरवीर ने सोचा। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। घने जंगल से जानवरों और राक्षसों की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन ज्यादातर लोग इतने बड़े समूह पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, और जो लोग मूर्खतापूर्ण तरीके से हमला करने की हिम्मत कर भी लेते थे, उन्हें मोर्चे पर मौजूद शूरवीर आसानी से मार गिराते थे। घोड़ों के खुरों और कई गाड़ियों के पहियों की आवाज धूल का गुब्बार उड़ाते हुए जंगल में शोर मचाती हुई आगे बढ़ी। वे कंटीले जंगल से गुजरते हुए धीरे धीरे उस घाटी से गुजरे जो वतनबे और अल्बेनियन साम्राज्य के बीच थी। समूह एक पहाड़ी की चोटी पर रुका और नीचे घास के मैदान पर नजर दौड़ाई, जहां कई तंबू लगे हुए थे। वहां शूरवीरों को खाने के अलग अलग डिब्बे इधर उधर ले जाते और तंबुओं के अंदर रखते देखा जा सकता था। लगभग 1 घंटे बाद समूह एक काले तंबू के अंदर था जो बाकी लोगों से काफी दूरी पर स्थापित किया गया था, और वे अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। जेस्ट्रल से यहाँ पहुँचने में उन्हें कई दिन लग गए होंगे, और यदि हम जंगल में घूमते राक्षस और जानवरों को ध्यान में रखें तो और भी अधिक समय लग जाएगा। चांदी के कवच पहने एक आदमी ने छोटी लकड़ी की मेज पर रखे नक्शे पर उंगलियां फिराते हुए कहा। नक्शे में पूरा देखी जंगल और उसके आधार पर स्थित विभिन्न राज्य दिखाई दे रहे थे।
जंगल के सबसे पूर्वी हिस्से में वतनबे राज्य था, पश्चिम में अल्बर्टा राज्य था, दक्षिण में अल्बेनियन राज्य था, उत्तर दिशा में ज़ेस्ट्रल का राज्य था। सैनिकों को घाटी तक पहुंचने के लिए जंगलों से होकर कई खतरनाक इलाकों से गुजरना पड़ता था जहां कई राक्षस अपना घर बनाते थे। हमारे पास बाकी बचे भोजन को बेस तक ले जाने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसे ले जाने में भी समय लगेगा और जंगल से होकर गुजरने वाले सैनिकों की भारी संख्या के कारण भी इसमें बहुत समय लगेगा। शूरवीर पोशाक पहने एक युवक ने कहा, मुझे लगता है कि हमें जादूगरों से इस जंगल के चारों ओर कम से कम 30 किलोमीटर तक एक सुरक्षा घेरा बनवाना चाहिए। आखिरकार, हमने अभी तक दुश्मनों की सवारी पर विचार नहीं किया है और हो सकता है कि उनके पास आसमान हमला करने का कोई रास्ता हो। उसने जारी रखा, एक बार जब वे वतनबे राज्य की सीमा पार कर गए तो वे केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। इस बिंदु तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 4 से 5 दिन और लगेंगे, भले ही उन्होंने जादू का उपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ा दी हो। तो उस मोटे अनुमान के अनुसार हमारे पास तैयार होने के लिए कम से कम 3 या 4 दिन और होंगे। एडेन ने सोचते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा। हालांकि उसे भी अपनी जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन वह दूसरे पक्ष की युद्ध शक्ति को लेकर चिंतित था। आखिर उनके आत्मविश्वास की नींव क्या थी? वे क्या हासिल करना चाहते थे? दुर्भाग्य से इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। समस्या यह है कि हम दुश्मन पक्ष की ताकत के बारे में कुछ नहीं जानते। ज़ेस्ट्रल का राज्य उत्तर में स्थित एक राज्य है जहां पहुंचना लगभग असंभव है। इस महाद्वीप के सभी राज्यों में से ये सबसे अज्ञात है। आगे क्या होने वाला है, ये सोचकर एडन बस थकान से आहें भर रहा था। उसे सच में चीज़ों को संयोग पर छोड़ना पसंद नहीं था, लेकिन वह और कर भी क्या सकता था। अंततः ये शक्तिशाली द्वारा कमजोर पर विजय पाने के बारे में है। बगल से उसे देख रही एक खूबसूरत महिला, जो लगभग 30 साल की लग रही थी, चांदी के कवच से सजी, अपने नाजुक हाथों में चांदी का भाला कसकर पकड़े हुए, अचानक बोल पड़ी। उसके लंबे बाल, जो एक तरफ से चोटी में बंधे थे और उसकी पीठ तक लटक रहे थे, अचानक बोल उठे। सर एडन, मुझे नहीं लगता कि चिंता करके हम कुछ कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता? हमारे पास वर्तमान में 5000 पैदल सैनिक और 5000 जादूगर हैं। यद्यपि मुझे हमारी जीत पर 100% भरोसा नहीं है, फिर भी हमें उन बहादुर योद्धाओं पर भरोसा रखना चाहिए जो युद्ध के मैदान में हमारे साथ शामिल होंगे। महिला शूरवीर ने अपनी जैद जैसी आंखों से एडन की भूरी आंखों में देखते हुए कहा। एडन की आंखें, जो चिंता से धुंधली हो गई थीं, उसके शब्दों से हल्की सी चमक उठी और उसने अपना सिर हिलाया। युद्ध में अंत में किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं होता, विजेता वही होता है जो आस्था की देवी के पक्ष में होता है। ये सोचकर एडन ने अपनी पैनी नजरें फिर से नक्शे पर घुमाई और कई तरह की रणनीतियां बनाने लगा। इस बीच बाहर दुश्मन के हमले की स्थिति में शूरवीर बेस की रखवाली के लिए इधर उधर बिखरे हुए थे। हालांकि इसकी संभावना कम ही थी। जम्हाई लेना, एक युवा शूरवीर जो लगभग 20 वर्ष का प्रतीत होता है, एक पेड़ के तने पर अपनी पीठ को धीरे से टिकाए हुए विशाल नीले आकाश की ओर देखने के लिए अपनी दृष्टि ऊपर उठा रहा था। अरे, तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो? अगर किसी को तुम्हारे आलसी होने का पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, समझ रहे हो? एक वृद्ध शूरवीर ने अपने कनिष्ठ को डांट कर डांटा। अपने वरिष्ठ की चेतावनी सुनकर युवा शूरवीर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसकी नींद से भरी झुकी हुई आंखें ऐसी लग रही थीं मानो अभी अभी उसकी जान में जान आई हो। खांसी, मैं आराम नहीं कर रहा था। मैं तो बस अपने शरीर को आराम दे रहा था ताकि आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो सकूं। युवा शूरवीर ने हकलाते हुए अपना बहाना बनाया। बड़े शूरवीर ने उसे गौर से देखा और युवा शूरवीर की आंखों के कोनों के नीचे काली परछाई देखकर आह भरी। सभी शूरवीर रात में भी पूरी तरह सतर्क थे, किसी ने भी बिना देखे हमले के डर से सोने की हिम्मत नहीं की। शायद आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए, अभी तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ होगा। उद्धरण चिन्ह, उसने अपने कनिष्ठ से कहा। युवा शूरवीर को लगा कि उसने गलत सुना है, क्योंकि वह अपने सामने खड़े आदमी को अविश्वास से देख रहा था। बेशक, जो आदमी उसके सामने खड़ा था, वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह भी एक जनरल था और उच्च पदस्थ। उस आदमी का नाम ल्यूक था। वह जल्द ही 50 के करीब पहुंच जाएगा। उसके छोटे सुनहरे बाल थे और उसके गाल के बाईं ओर एक निशान था जो उसे एक प्रभावशाली रूप दे रहा था। लेकिन तभी ऐसा हुआ, युवा शूरवीर के मुंह खोलने से पहले ही घास के मैदानों पर एक जोरदार विस्फोट हुआ। बूम! धूल का एक घना बादल उठ गया, जिससे विभिन्न पेड़ और मलबा उड़ गए, जिससे सभी का दृश्य अवरुद्ध हो गया। गह, क्या बकवास है!
दुश्मन हमला, जल्दी से पंक्ति में खड़े हो जाओ। अचानक आए इस प्रचंड लहर से कई शूरवीर और गाड़ियां बेकाबू होकर अलग अलग दिशाओं में उड़ गई। आसमान से लगातार अनियमित पैटर्न में रोशनी की कई किरणें बरस रही थीं। बूम 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 बूम। कई बदकिस्मत सैनिकों ने अपने हाथ गंवा दिए, तो कुछ ने अपने पैर, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी थे जो इतने बदकिस्मत थे कि सीधे वार से अपनी जान गंवा बैठे। जो लोग ढाल की बदौलत हल्के जख्मों के साथ बच पाए, उनके शरीर को सेना ने पीछे धकेल दिया। छी, वे कमीने! एक शूरवीर चिल्लाया और अपना सिर आसमान की ओर उठाया। सूरज की किरणें पड़ते ही उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन जब उसने उस जीव को देखा जिसने उन पर हमला किया था, तो उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। क्या ये सफेद चील नहीं है? शूरवीर ने आश्चर्य से कहा। सचमुच, जमीन से लगभग 50 मीटर ऊपर एक चील जैसा प्राणी मंडरा रहा था, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 5 सेंटीमीटर था। उसकी पीठ पर सुनहरे कवच से सुसज्जित एक मानव बैठा था। आसमान सफेद चीलों से भरा हुआ था, जिन पर जादूगर और शूरवीर सवार थे। लेकिन जमीन पर शूरवीरों का ध्यान एक और चीज ने खींचा, वो प्रतीक ज़ेस्ट्रिल राज्य से। कैसे? क्या उन्हें यहाँ तक पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए? एक शूरवीर चिल्लाया, उसकी आवाज भय से भरी हुई थी। जो लड़ाई 2 सप्ताह में होने वाली थी, वह उनकी अपेक्षा से बहुत पहले ही शुरू हो गई। अध्याय 108 आक्रमण, भाग 2। सभी लोग दंग रह गए। उनकी निगाहें आसमान की ओर उठ गईं। आसमान में लगभग 20 सफेद चीलें उड़ रही थीं। प्रत्येक शूरवीर ने स्वर्ण प्लेट कवच पहन रखा था, जबकि अन्य ने जादूगर के वस्त्र पहन रखे थे। कैसे? उनका इतनी जल्दी यहाँ आना कैसे संभव है? एक युवा शूरवीर भयभीत होकर चिल्लाया। वे ज़ेस्ट्रिल साम्राज्य से सैनिकों के आने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगभग 2 हफ्ते और 4 दिन बाद पहुंच जाना चाहिए था। किसी को भी इतनी जल्दी उनके आने की उम्मीद नहीं थी। अरे, अभी भी तैयार नहीं हो? ल्यूक ने चिल्लाकर कहा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उतर आईं। उन्हें क्या करना चाहिए था? भागना चाहिए था या रुककर लड़ना चाहिए था? अभी तक यहाँ बहुत से लोग नहीं आए हैं और तैयारियां भी अभी पूरी नहीं हुई हैं। ऐसी अप्रत्याशित स्थिति में होने के कारण जनरल ल्यूक कोई निर्णायक निर्णय लेने में असमर्थ थे। वह विस्फोट क्या था? काले तंबू के अंदर से, जो चर्चा का केंद्र भी था, एडन एक लंबी तलवार को अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए उन्मत्तता से दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके विपरीत तिरछे दौड़ती हुई एक लंबी चोटी वाली महिला योद्धा थी। जब उन्होंने आसमान में सफेद चीलों पर सवार बड़ी संख्या में दुश्मनों को देखा तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सफेद चील वे प्राणी हैं जो आमतौर पर दुनिया के उत्तरी भागों में रहते थे। मैं समझता हूँ, इसलिए ज़ेस्ट्रिल साम्राज्य ने उन्हें उड़ने वाले वाहन के रूप में इस्तेमाल किया। एडेन के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कान उभर आए और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ये स्पष्ट था कि इस बार वे दूसरे पक्ष से मात खा गए थे, लेकिन छी, उन्हें हमारी योजनाओं के बारे में कैसे पता चला? महामहिम ने यह सुनिश्चित किया कि हमारी योजनाएं लीक न हो। एडन ने भौहें चढ़ाई। साफ था कि उनमें कोई गद्दार था, लेकिन कोई फायदा नहीं। एडन ने अपना सिर खुजलाया। इस समय इस बारे में चिंता करना व्यर्थ है। वह मन ही मन बुदबुदाया। आसमान से लाल बालों वाला एक सुंदर आदमी बोला, जिससे वहां छाई हुई गहरी खामोशी भंग हो गई। अल्बर्टा राज्य के लोगों, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। ज़ेस्ट्रिल राज्य के सामने आत्मसमर्पण करो। हमारे महान राजा इस महाद्वीप पर शासन करेंगे और इस दुनिया को एक नए युग में लाएंगे। जो लोग चतुर हैं वे अपने हथियार नीचे कर दें और हमारे राजा द्वारा शुरू किए जाने वाले नए युग में तुम्हारा स्वागत होगा। हालांकि जो लोग इनकार करते हैं, वे एक दयनीय मौत मरेंगे, जिसके बाद वे कभी भी शांति से आराम नहीं कर पाएंगे। लाल बालों वाले उस आदमी की आवाज आसमान में गूंज रही थी। हालांकि वह जमीन से 50 मीटर से अधिक ऊंचाई पर था, फिर भी उसके शब्द आसानी से हर किसी के कानों तक पहुंच रहे थे। विकल्प सरल थे, आत्मसमर्पण करो और जीवित रहो, जबकि विरोध करो और मर जाओ। यहाँ तक कि सबसे मूर्ख व्यक्ति भी बता सकता है कि कौन सा विकल्प सही है। लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपने हथियार नहीं छोड़े, अपने राज्य के साथ विश्वासघात किया। कई लोग ऐसा करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। वे गौरवशाली शूरवीर थे जिन्हें अपने देश की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया था, और अब कोई उन्हें उस देश के साथ विश्वासघात करने के लिए कह रहा था। उनमें से कई लोग क्रोधित थे। लाल बालों वाले आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसने उनकी आंखों में तीव्र चमक देखी। वह मन ही मन उनकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन ऊपर से उसने ठंडे स्वर में उपहास किया। छी साले, तुम ज़ेस्ट्रिल बेवकूफ़ों को दूसरों पर हमला करने का अधिकार किसने दिया?
एक युवा योद्धा जिसने पहले हमले में अपना दाहिना हाथ खो दिया था, ने ठंडे स्वर में कहा। लाल बालों वाले आदमी के बगल में एक सफेद चील की पीठ पर खड़ी एक महिला जो 20 वर्ष की लग रही थी, ने ठंडे स्वर में कहा, जनरल डैनियल, आप इन बेकार लोगों पर समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन वे मूर्खतापूर्ण प्रतिरोध करते हुए झुकने को तैयार नहीं हैं। अब उनके लिए एकमात्र रास्ता मौत है। हमारा काम इन छोटे लोगों को बतक हटाना है जब तक कि मजबूत लोग प्रकट न हो जाएं। उद्धरण चिन्ह। थोड़े लंबे नीले चांदी जैसे बालों वाली एक महिला ने मधुर स्वर में कहा। उसके उदासीन चेहरे से लेकर उसकी बेसुरी आवाज तक से यह स्पष्ट था कि उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वे आत्मसमर्पण करेंगे या नहीं, फिर उसे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? अंत में शक्तिशाली ही जीतता है, जबकि कमजोर हार मान लेता है। वह उन मूर्ख लोगों पर अपना समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं रखती थी, जो अवसर मिलने पर भी सही निर्णय नहीं ले पाते। लाल बालों वाला वह युवक, जिसका नाम डैनियल था, कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर आह भरी। सच कहूं तो इन सैनिकों की बहादुरी देखकर वह उन्हें मारना नहीं चाहता था। अलबत्ता राज्य पर कब्जा करने के बाद वे उनके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते थे। हालांकि ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। उनमें से हर एक को मार डालो, वह ठंडे स्वर में बुदबुदाया। बस इशारा हो गया। सफेद चील की पीठ पर सवार जादूगरों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और मंत्रोच्चार किया। अग्नि की माँ, मेरे लक्ष्य को जला दो, भड़कीली गेंद। हवा की माँ, मेरे लक्ष्य को काट डालो, वायुकट। चमकता हुआ जावेलिन। आकाश में अनेक जादुई वृत्त दिखाई दिए तथा अनेक प्रक्षेप्य मंत्र तीव्र गति से नीचे की ओर उड़ते हुए आए। छी, सब लोग ढक जाओ, एडेन चिल्लाया और उसने अपनी ढाल आसमान की ओर उठाई। लंबी चोटी वाली महिला शूरवीर तेजी से हो रहे हमलों से बचती हुई आगे बढ़ी। बूम 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 बूम। आह, एम मेरा हाथ। पृथ्वी माता, मुझे सभी खतरों से बचाओ। पृथ्वी की दीवार। हर जगह से कई तरह की आवाजें आ रही थीं, क्योंकि आसमान में घने धूल का बादल उठ रहा था, जिससे सभी की दृष्टि बाधित हो रही थी। आसमान से डैनियल और उसके साथी उदासीन निगाहों से जमीन पर हो रही अराजकता को देख रहे थे। जमीन पर शूरवीरों की संख्या तेजी से घट रही थी, जो चिंताजनक थी। हम सबसे मजबूत राज्य होने के बावजूद उनके शूरवीर चींटियों के अलावा कुछ नहीं है, नीले चांदी जैसे बालों वाली महिला ने कहा। लेकिन फिर स्कूश, धूल का बादल क्षण भर में छंट गया और हवा से बना एक तीर सुपरसोनिक गति से नीले चांदी के बालों वाली महिला की ओर बढ़ा। गुह। नीले चांदी जैसे बालों वाली महिला ने बाल भर की दूरी से उसे चकमा दिया, क्योंकि वह एक चुभने वाली आवाज के साथ उसके दाहिने कान के पास से गुजरा। उसके सुंदर नीले चांदी जैसे बालों की लंटें हवा में लहरा रही थीं, मानो कोई नृत्य कर रहा हो। छी, तुम। नीले चांदी जैसे बालों वाली महिला ने लंबी चोटी वाली, हाथ में चांदी का भाला पकड़े महिला शूरवीर को रक्तरंजित आंखों से देखा। बिट, वह चिल्लाए। ओह, लगता है मैं चूक गया। तुम्हें लोगों की जान लेना पसंद है, मानो तुम किसी देवी हो जिसे लोगों के भाग्य का निर्धारण करने का अधिकार है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्वयं तुम्हारी जान ले लूंगा। बहुत बुरा हुआ कि मैं चूक गया, लेकिन चिंता मत करो, अगला निशाना तुम्हारे सिर पर नहीं होगा, बल्कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे दिल पर निशाना लगाऊंगा। उसने सहज भाव से अपना भाला थामते हुए कहा। नीले चांदी जैसे बालों वाली उस महिला ने आंखें सिकोड़ ली और गुस्से से अपने मोती जैसे सफेद दांत भींच लिए। डैनियल, मैं उस छोटे से मामले से व्यक्तिगत रूप से निपट लूंगा, बाकी की मुझे परवाह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा, जैसे ही वह सफेद चील की पीठ से नीचे कूदी और जोर से जमीन पर गिरी। वह औरत दुश्मन के हाथों में खेल रही है। डैनियल ने आह भरी, सोचा कि यह तो सिरदर्द हो जाएगा। हालांकि जल्द ही उसके चेहरे पर पहले जैसा बदलाव आ गया। उन्हें मिटा दो, उसने आदेश दिया। चमकता हुआ जावेलिन। एक और जादुई संरचना प्रकट हुई जिसने शीघ्रता से विनाशकारी प्रकाश की बौछारें छोड़ी। बूम बूम बूम। जमीन पर शूरवीरों की चीखें तब तक जारी रहीं जब तक कि धूल का एक और बादल नहीं उठ गया। जब धूल कम हो गई तो एक भीषण युद्ध क्षेत्र दिखाई दिया। हमेशा की तरह सुंदर घास के मैदान अब कुछ और नहीं बल्कि उल्टे खेत रह गए थे, जहां चमकते जावेलिन द्वारा छोड़े गए गड्ढों से धुआं उठ रहा था। खून के धब्बे देखे जा सकते थे, साथ ही विभिन्न सैनिकों के कटे हुए पैर, हाथ और सिर भी देखे जा सकते थे। ये देखकर डैनियल अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन तभी उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। खतरे की भावना ने उसे पीछे से हमला किया। बिना एक पल भी गंवाए उसने अचानक अपने शरीर को एक तरफ कर लिया
उसी समय एक तलवार की धार खाली जगह में घुस गई। उसके पीछे सफेद चील की पीठ पर एडेन भी खड़ा था, जिसने अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए धूल के बादलों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। ओह, दिलचस्प। मुझे लगता है कि मैथ्यू अल्बर्टा राज्य में एकमात्र कुशल योद्धा नहीं है, डैनियल ने टिप्पणी की, जैसे ही वह कुछ दूरी बनाने के लिए हल्के से पीछे की ओर कूदा। उसके शब्द उसकी सच्ची प्रशंसा थे। न केवल एडेन उसके पीछे चुपके से आ गया, बल्कि वह उसके इतने करीब भी दिखाई दिया, जबकि सफ़ेद चील की पीठ पर सवार बाकी लोगों को भी इसकी भनक नहीं लगी। दरअसल, जैसे ही उन्होंने उसकी उपस्थिति देखी, उन्होंने उस पर लगातार प्रकाश के गोले दागे। एडेन तुरंत सफ़ेद बाज की पीठ से नीचे कूद गया, मानो उसने अपने निकट आने वाले खतरे को भांप लिया हो। सफ़ेद बाज ने अपने पंख फड़फड़ाकर और अपनी उड़ान की ऊंचाई बढ़ाकर अपनी ओर आने वाली रोशनी से कुशलतापूर्वक बच निकला। जैसे ही एडेन आसमान से नीचे गिर रहा था, ऊपर से और भी रोशनियां उस पर बरसने लगीं। उसने अपनी जीभ चटकाते हुए अपनी तलवार से कुशलता से अपनी ओर आ रही रोशनी को काट डाला। आखिरकार उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से एक दर्दनाक कराह निकली। तुम्हारे जैसे कुशल योद्धा को मारना शर्म की बात होगी। क्यों न तुम अपने पहले के निर्णय पर पुनर्विचार करो और हमारे साथ शामिल हो जाओ, डैनियल ने टिप्पणी की। हालांकि एडेन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिसने अपनी तलवार के साथ रुख अपनाया, ये देखकर कि डैनियल केवल कड़वी मुस्कान ही दे सकता था। मुझे लगता है कि आप अपने निर्णय पर अडिग हैं। और ठीक है, डैनियल ने कमर पर बंदी तलवार निकालने से पहले अपने बिखरे बालों को बिखेरते हुए कहा। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। युद्धभूमि में एक मौत का सन्नाटा छा गया और फिर उनके पैर एक साथ आगे बढ़ गए। उनकी तलवारें आपस में टकरा रही थीं और हवा में चिंगारियां उड़ रही थीं। उसी समय कहीं और एक और युद्ध हो रहा था। फुफुफु, क्या तुम सच में मुझे अपना सिर नहीं देना चाहते? तुम्हारे अपमान के लिए मैं तुम्हारी मौत को सबसे ज्यादा पीड़ादायक बना दूंगा, बूढ़े नीले चांदी जैसे बालों वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा। बूढ़ा आदमी, मैं तो अभी 30 के आसपास का हूँ, महिला पोनीटेल नाइट ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ओह, अभी तो 30 के आसपास हो, उस उम्र में तो तुम्हें घर पर चाय पीते हुए होना चाहिए, नीले चांदी जैसे बालों वाली महिला ने टिप्पणी की। क्या ऐसा है? तुम्हें सचमुच अपने बड़ों के साथ व्यवहार करना सीखना होगा। तुम इस अयोग्य व्यक्ति से क्यों नहीं सीख लेते? महिला पोनीटेल नाइट ने शांति से कहा। छी, खांसी, मुझे अपना परिचय देने दो। मैं माया हूँ, जो तुम्हारा सिर लेगी। उद्धरण चिन्ह। नीले चांदी जैसे बालों वाली महिला, जिसका नाम माया है, ने कहा। ओह, एक क्रूर व्यक्ति होने के बावजूद आप अभी भी इतने सम्मानजनक हैं कि मुझे कहना होगा कि मैंने आपके बारे में अपनी धारणा बदल दी है, थोड़ा सा, चोटीदार शूरवीर ने कहा। हालांकि उसके शब्दों ने माया के दिल में एक ज्वलंत क्रोध को और भड़का दिया, जिसने उसे ठंडी निगाहों से देखा। मैं लिस हूँ, एक गौरवशाली योद्धा जो तुम्हारे जैसे बिगड़ल व्यक्ति के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से बहुत पहले से अपने देश की सेवा कर रहा था, लिज़े ने कहा, जैसे उसकी चोटी ठंडी हवा से धीरे धीरे हिल रही हो। माया ने अपनी छोटी सी कमर से एक छोटी तलवार निकाली और तेजी से आगे बढ़ी। झनकार, लिज के भाले ने उसके हथियार को आसानी से रोक दिया, क्योंकि उसने अपने शरीर को घुमाया और माया की धड़ पर वार किया। गह, माया ने जोर से कराहते हुए अपने पेट में जलन महसूस की। उसने अपनी छोटी तलवार को लिज की छाती की ओर क्रूरता से नीचे की ओर घुमाया, लेकिन धमाका, उसके भाले से तेज हवा निकली और माया का शरीर अनियंत्रित होकर पीछे की ओर उड़ गया। गुह, माया का शरीर उल्टी जमीन पर लुढ़क गया और धूल का एक गुबार उठा, जो 10 मीटर की दूरी पर जाकर रुक गया। क्या तुम जादुई भाला इस्तेमाल कर रहे हो? माया चिल्लाई। लिज ने शांत कदमों से जवाब दिया। हाँ, ये भाला एक विशेष भाला है जो एक निश्चित सीमा तक हवा को नियंत्रित करने में सक्षम है, उसने उदासीनता से जवाब दिया। फिर एक बार फिर उनके बीच की दूरी कम करते हुए बोली। तो फिर क्या हम आगे बढ़ें? यह एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां केवल विजेता ही अंत में जीवित बच सकता है, लिज ने घोषणा की। अध्याय 109 आक्रमण, भाग 3। इस बीच ज़ेस्ट्रल साम्राज्य का गुप्त आक्रमण हो रहा था। जंगल के पूर्वी हिस्से में फैले विशाल जंगल में कई पेड़ों के बीच छिपा हुआ काले कपड़े पहने एक आदमी को पेड़ की एक शाखा पर खड़ा देखा जा सकता था। ऐसा लगता है कि वे लोग पहले से ही मजे कर रहे हैं। बहुत बुरा है कि मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन कम से कम वह पर्याप्त होगा। उसने अपने पीछे थोड़ी दूरी पर खड़े एक युवा लड़के की ओर सिर घुमाते हुए सोचा। लड़के के छोटे काले बाल थे और उसकी काली आंखें खाली और खोखली लग रही थीं,
मानो वह एक कठपुतली के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे जो शूरवीरों की पोशाक जैसे थे। काले बालों वाले उस युवक की गर्दन पर एक धातु का कॉलर लगा हुआ था जिसके बीच में एक लाल रत्न जड़ा हुआ था। उनके हाथों में एक दरांती कसकर पकड़ी हुई दिखाई दे रही थी, जिसका ब्लेड पेड़ के पत्तों के बीच से आती सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर रहा था। लड़के का नाम जैकेरस था। वह 15 साल का हाई स्कूल का छात्र था जिसे ज़ेस्ट्रल साम्राज्य में पृथ्वी के नायक के रूप में बुलाया गया था। लेकिन उस समय उसे गुलाम का कॉलर पहना दिया गया, जिससे वह उनकी निजी कठपुतली बन गया। उसे इस तरह देखकर एलिस्टर के होठों पर मुस्कुराहट उभर आई। आइए देखें कि तथाकथित महान नायक की शक्ति क्या करने में सक्षम है। अब जाओ, जो भी देखो उसे मार डालो, एलिस्टर ने आदेश दिया। ये सुनकर जैक ने एक बार अपना सिर हिलाया, फिर वह हवा में उछल पड़ा, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहा, जब तक उसका स्वरूप एलिस्टर की दृष्टि से पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। अब तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं वहां चला जाऊं। अल्बर्टा राज्य की दिशा में देखते हुए वह बुदबुदाया। अचानक उसकी पीठ से चमगादड़ जैसे 2 पंख निकले और वह आकाश की ओर उड़ गया। तारानकन तारानकन तारानकन। इस बीच आसमान में उड़ते सफेद बाज की हमलावर टीम ने लगातार युद्ध के मैदान पर आग के गोले, हवा के ब्लेड, पृथ्वी के भाले और पानी के वार जारी रखे। बूम बूम बूम। धूल का एक घना बादल आसमान में ऊंचा उठ गया था जिससे जमीन का नजारा दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि अल्बर्टा राज्य के शूरवीरों की चीखें और कराहें सुनाई दे रही थीं। गुहा। जनरल ल्यूक का चेहरा उदास हो गया जब उन्होंने दुश्मन सेना की लगातार गोलीबारी को रोकने के लिए अपनी ढाल ऊपर उठाई। धिक्कार है, अगर यह और जारी रहा तो हमारा पक्ष। कोष्टक। वह कहना चाहते थे कि उनकी सेना की संख्या अंततः शून्य हो जाएगी। ऊपर से उन पर हमला करना पहले से ही काफी कठिन था, लेकिन दुश्मन सेना द्वारा बड़ी संख्या में उन पर हमला करने के कारण उनसे बच निकलना या उन्हें रोकना पहले से ही एक कठिन चुनौती थी। वास्तव में ऐसे बहुत कम शूरवीर बचे थे जो अच्छी स्थिति में थे। कुछ ने अपने हाथ या पैर खो दिए थे, जबकि कुछ के शरीर पर और भी गंभीर चोटें थीं। छी, उन कमीनों, मुझे महाराज को इसके बारे में सूचित करना होगा। उसने सोचा। उसके पैर अनगिनत प्रक्षेप्य मंत्रों की आग को सहन करने से कांप रहे थे। सर रिनर, क्या आप प्रकाश जादू का उपयोग करके अल्बर्टा राज्य को संकेत भेज सकते हैं? उसने पूछा। वे जिस दूरी पर थे, वहां से वे अल्बर्टा के प्रवेश द्वार तक संकेत भेजने में सक्षम थे, जहां राजकुमार तैनात थे। अपने जनरल के शब्द सुनकर रिनर ने अपने हाथ ऊपर उठाने से पहले अपना सिर हिलाया। प्रकाश तोप, वह चिल्लाया। उसी समय उसकी हथेलियों के सामने 3 परत वाली जादुई संरचना प्रकट हुई तथा वहां प्रकाश एकत्रित हो गया। यह एक बिंदु पर संघनित हुआ। तत्पश्चात यह स्पष्ट नीले आकाश की ओर ऊपर की ओर बढ़ा। हमले के खतरे को भांपते हुए कई सफेद चीले तुरंत प्रकाश तोप से बचते हुए एक ओर चले गए और अपनी गोलाकार संरचना को तोड़ दिया। लाइट तोप से प्रक्षेपित प्रकाश को आकाश में ऊपर तक छोड़ा गया, जिससे आकाश अपनी चकाचौंध भरी चमक से भर गया और सफेद चील पर सवार लोगों की आंखें चौंधिया गईं। तीव्र प्रकाश के कारण कई जादूगरों और शूरवीरों की आंखें सिकुड़ गई। छी, ये परेशान करने वाले कीड़े अपने सहयोगियों को संकेत भेज रहे हैं। हिम्मत मत हारो, सेना के आने से पहले इनका सफाया करते रहो। सफेद चील की पीठ पर सवार एक शूरवीर चिल्लाया। इस पर ल्यूक, जो अब तक अपनी ढाल का उपयोग कर रहा था, ने तेजी से अपनी तलवार खींची और सीधा वार किया। तभी उसकी तलवार से हवा का एक झोंका निकला। शट, हटो। एक सफेद बाज की पीठ पर सवार एक जादूगर ने बाज को बाईं ओर भागने का आदेश दिया, लेकिन ग्रहा। चील ने एक तेज चीख मारी क्योंकि उसका बायां पंख पूरी तरह से कट गया था, इससे पहले कि वह उड़ना जारी रखने में असमर्थ होकर आकाश से नीचे गिरती। ल्यूक ने अपनी शेष बची हुई मैना को अपनी तलवार में इकट्ठा किया और हवा का एक और वार किया, जिससे आकाश में उड़ रहे सफेद चीलों की संख्या कम हो गई। अग्नि विस्फोट की मां, मेरे लक्ष्य। अग्नि विस्फोट। एक जादूगर ने ल्यूक की ओर अपना मंत्र चलाया, लेकिन पृथ्वी माता, पृथ्वी की दीवार, हमें सभी खतरों से बचाती है। ल्यूक के बाईं ओर खड़ी एक महिला जादूगरनी ने अपने हाथ जमीन पर रखते हुए मंत्रोच्चार किया। मिट्टी में उतार चढ़ाव आता है और तुरंत ही मिट्टी की 3 दीवारें जमीन से बाहर निकल आती हैं, जो उन्हें हमले से बचाती हैं। दरार। पहली दीवार तुरंत पिघलकर टुकड़े टुकड़े हो गई, जबकि दूसरी पृथ्वी की दीवार ने कुछ मिनटों तक हमले को झेला और अंततः पहली दीवार की तरह पिघल गई। महिला जादूगरनी ने पृथ्वी की दीवार की मजबूती को यथासंभव मजबूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक दी। नहीं, अग्नि विस्फोट का गर्म तापमान उसकी पृथ्वी की दीवार से संपर्क करना जारी रखते हुए उसके गालों से पसीना बहने लगा।
चे, कितना परेशान करने वाला कीड़ा है। जादूगर ने अपनी गोलीबारी रोक दी और जीभ चटकाते हुए देखा कि महिला जादूगरनी उसके हमले का सामना करने कामयाब रही है। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। महिला जादूगरनी भारी सांस लेते हुए घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके माथे से बहते पसीने के कारण उसके गहरे नीले बाल उसके चेहरे से चिपक गए। अब आपको आराम करना चाहिए और जितना संभव हो सके अपना मन पुनः प्राप्त करना चाहिए। ल्यूक ने उसकी हालत देखकर आदेश दिया। हाँ, नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। नीले बालों वाली औरत ने गर्म सांस छोड़ते हुए कहा। उसका मोहक शरीर कांप रहा था। डॉट 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 डॉट। ठीक है, लेकिन अपने आप पर ज्यादा दबाव मत डालो। उद्धरण चिन्ह। ल्यूक ने अपनी तलवार को तिरछी दिशा में घुमाते हुए हवा का एक झोंका छोड़ा और कहा। धमाका। हवा के झोंके का संपर्क आग के गोले से हुआ और वह अपने मार्ग से भटक गया। जादूगर जो पहले सफेद बाज की पीठ पर सवार था, ये देखकर भौंचक्का रह गया कि उसके हमले से आसानी से निपटा जा सकता है। इसके बाद ल्यूक ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और जादूगर की ओर देखा जो उस समय एक और हमला करने की तैयारी कर रहा था। क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं? ल्यूक ने पूछा। क्या? सफेद कपड़े पहने जादूगर ने पूछा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपका राजा उन राज्यों को जीतने के लिए इतना उत्सुक क्यों है जो अब तक शांतिपूर्वक रह रहे थे? ल्यूक ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि उसका सवाल सुनकर सफेद कपड़े पहने जादूगर ने उसका मजाक उड़ाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्योंकि हमारे स्वामी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में राजा की उपाधि के योग्य हैं, इसलिए हम जेस्ट्रल साम्राज्य ही वे हैं जो इस महाद्वीप पर शासन करने के लिए नियत हैं। शासन करना और जीतना हमेशा से हमारे देश की महत्वाकांक्षा रही है। जादूगर ने कहा। हम केवल 3 या 4 राज्यों पर शासन करके संतुष्ट नहीं हो सकते, हम संपूर्ण महाद्वीप चाहते हैं। जादूगर ने बेपरवाही से कहना जारी रखा, मानो ये स्वाभाविक ही हो। हालांकि ल्यूक ने उनका जवाब सुनकर बस सिर हिलाया। वह सचमुच उनके सोचने के तरीके को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। महत्वाकांक्षाएं रखना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षाएं इंसान को बर्बाद कर सकती हैं। खैर, मुझे लगता है कि हम मनुष्य शुरू से ही इस तरह के प्राणी थे। उसने सोचा। इंसानी ख्वाहिशें कोई ऐसी चीज नहीं थी जिन्हें शुरू से ही रोका या दबाया जा सके। अगर ऐसा मुमकिन होता तो इतनी मौतें न होती जितनी हुई। दोस्तों ने एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपा। अगर मनचाहा नतीजा पाने के लिए यही जरूरी हो तो परिवार एक दूसरे को मार डालते हैं। जब तक इंसान रहेंगे, लालच भी बना रहेगा। ल्यूक अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाता है और बस यही सोचकर थकान से आहें भरता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं देखता हूँ, दुर्भाग्य से मुझे आपके राजा की महत्वाकांक्षाओं की परवाह नहीं है। नहीं, मुझे आपके देश की महत्वाकांक्षाओं की परवाह है। मुझे केवल एक चीज की परवाह है, और वह है अपने देश की सुरक्षा की रक्षा करना। उद्धरण चिन्ह। ल्यूक ने अपनी तलवार की धार जादूगर की ओर डराते हुए कहा। डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया, तो फिर हमारी बातचीत खत्म हो गई। जादूगर ने बेफिक्र होकर कहा। तो ऐसा लगता है कि ल्यूक ने उत्तर दिया। फिर उसके पैर आगे बढ़े। उसने जल्दी से अपने और जादूगर के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश की। उसकी तलवार की धार पर एक प्रबल तूफान इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा था। जब वे बातें कर रहे थे, वह सही समय का इंतजार करते हुए गुप्त रूप से अपने हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन धमाका। उर्क। ल्यूक का शरीर अचानक पीछे की ओर उड़ गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। जादूगर ये देखकर मुस्कुराया कि उसका आश्चर्यजनक हमला सफल हो गया था। आप अकेले नहीं थे जो गुप्त रूप से हमले की तैयारी कर रहे थे, जादूगर ने कहा। ल्यूक दर्द से कराह उठा क्योंकि उसके पैरों का एहसास अचानक गायब हो गया। जब उसने अपना सिर नीचे किया तो उसकी लाल आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उसने देखा कि उसके गायब पैर जमीन पर लुढ़ककर खून की धार छोड़ रहे थे। सिर्फ उसके घुटने ही बचे थे। हे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा उद्देश्य नहीं समझ पाऊंगा? वह बातचीत कुछ और नहीं बल्कि दिखावा थी। जब तुम मेरे अंधे स्थान पर हो तो मेरा बचाव कम करने और हमला करने का इंतजार करना कोई बुरा विचार नहीं था, लेकिन क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह मुझ पर काम करेगा? जादूगर ने कहा। उसके हाथ उसके चेहरे को ढकने वाले हुड की ओर बढ़े। जैसे ही उसने उसे हटाया, उसका सुंदर चेहरा सामने आ गया। अध्याय 110 जादुई तलवार। जादूगर। एक बार जब सफेद कपड़े पहने जादूगर का हुड उतर गया तो उसके सुंदर सुनहरे बालों की लंटें नीचे की ओर बहने लगी। उसकी ट्रोक्रोमिया पुतलियां नंगी आंखों से दिखाई देने लगी।
यह तुम, ल्यूक ने अपनी भूरी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। जादूगर की नीली और हरी आंखें उसकी पुतलियों से परावर्तित प्रकाश से चमक रही थीं। जादुई तलवार जादूगर, सर लेवी, ल्यूक ने कराहते हुए कहा। जादुई तलवारबाज जेस्टर साम्राज्य का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जो न केवल अपनी जादुई प्रतिभा के लिए बल्कि तलवारबाजी में भी निपुणता के लिए जाना जाता था। लेकिन जो चीज उसे और भी ज्यादा भयावह बनाती थी वह थी उसकी प्रतिभा। लेवी ने गिरे हुए ल्यूक को ठंडेपन से देखा और धीरे धीरे प्रत्येक कदम उठाते हुए उसके निकट आ गया। ओह, तो आपने मेरे बारे में सुना है, बुरा नहीं। मुझे लगता है कि मेरी ख्याति महान अल्बर्टा राज्य तक भी फैल गई होगी। वह बोला, हालांकि यह अफसोस की बात है कि तुम्हें मरना पड़ा। अब जब तुम्हारे पैर काट दिए गए हैं और उनका इलाज नहीं हो रहा है तो तुम्हें बचाने लायक भी नहीं रह गया है। उद्धरण चिन्ह, लेवी ने ठंडे स्वर में कहा। ल्यूक का चेहरा सिकुड़ गया और वह अपने कटे हुए पैरों के दर्द को सहते हुए दांत पीस रहा था। उसका खून तेजी से बह रहा था और उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था। लेवी धीरे धीरे अपनी तलवार की ओर बढ़ता है जो म्यान में थी और उसके वस्त्र के अंदर छिपी हुई थी। उसके हाथ में जो तलवार थी वह भी एक पौराणिक तलवार थी और बेहद खास भी। क्रोध की तलवार, एक ऐसी तलवार जो जिस पर भी वार करती है उसे भयानक दर्द देती है। लेवी ल्यूक के शरीर के ऊपर खड़ा था जो दर्द से कराह रहा था और अपने कटे हुए घुटनों से बहते खून को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे व्यक्तिगत रूप से कमजोर और घायल लोगों को परेशान करना पसंद नहीं है। मैं वादा करता हूं कि एक ही झटके में सब खत्म कर दूंगा, लेवी ने शांति से कहा। ल्यूक बस मुस्कुराया। वह कई सालों से जिंदा था और कई युद्ध क्षेत्रों में हिस्सा ले चुका था। वह मैथ्यू जितना ताकतवर नहीं था जो अल्बर्टा साम्राज्य के सबसे ताकतवर माने जाने वाले शाही शूरवीर का नेता था। वह फिर भी उसके संरक्षकों में से एक था। है, ये सोचकर कि मेरा जीवन ऐसे आदमी के हाथों खत्म हो जाएगा, उसने सोचा। लेवी ने अपनी तलवार ऊपर उठाई। जैसे ही सूर्य की रोशनी ब्लेड की सतह से परावर्तित हुई उसने तलवार को नीचे लाने से पहले ल्यूक को दया भरी निगाहों से देखा, लेकिन फिर उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेवी ने अपना झूला रोक दिया और सहजता से एक तरफ हट गया जिससे हवा का झोंका बाल भर दूर चला गया। जनरल, ल्यूक, नीले बालों वाला जादूगर ल्यूक की ओर दौड़ता हुआ आया जो जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। अरे, तुम ठीक हो? उसने उसके बगल में घुटनों के बल बैठते हुए पूछा। वह उस पर उपचारात्मक जादू का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन लेवी कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ा था, इसलिए वह जोखिम नहीं उठा सकती थी। बेशक, अपने प्रतिद्वंद्वी की मध्य युद्ध में उपेक्षा करना आत्महत्या से अलग नहीं था। गुह, मुझे पीछे छोड़ दो, मैं वैसे भी मरने के बराबर हूँ, ये जगह छोड़ दो। ल्यूक के होठों से खून बह रहा था और वह बुदबुदाया। उसके हाथ कमजोर पड़ गए थे, उंगली हिलाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। छी, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तब तो बिल्कुल नहीं जब तुम्हें बचाने का अभी भी कोई मौका हो सकता है। उसने अपनी आवाज़ इतनी ऊंची कर दी कि वह चीख से ज्यादा कुछ नहीं थी। लेवी ने उदासीनता से उनकी तरफ देखा, फिर वह महिला जादूगरनी के पास जाने लगा। मेरा एक सुझाव है, क्यों ना आप दोनों साथ साथ मरने की कोशिश करें? अच्छा लगता है ना? वह अपनी तलवार उसकी पीठ की ओर घुमाने से पहले मुस्कुराता है। स्कूश, उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नीले बालों वाली महिला के पीछे अचानक एक चौकोर पारदर्शी अवरोध प्रकट हुआ जिसने उसकी तलवार को आसानी से रोक दिया। हालांकि जहां उसकी तलवार ने संपर्क किया था वहां एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दे रहा था। ओह, जब मैं उसके करीब जा रहा था तो उसने अवरोध खड़ा कर दिया। दिलचस्प, उसने सोचा। आमतौर पर बाधा जैसे मंत्रों को डालने में कम से कम 5 से 6 सेकंड लगते हैं। वह उसके पीछे गया और तुरंत अपनी तलवार घुमा दी, जिसका मतलब था कि ल्यूक के साथ बातचीत के दौरान ही वह अपना मंत्र तैयार कर रही थी। लेवी अचानक एक बार फिर अपनी तलवार घुमाते हुए आगे बढ़ा, इस बार इतनी ताकत से कि लकड़ी का एक टुकड़ा आसानी से कट गया। धमाका, अवरोध तुरंत टूट गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े चारों ओर उड़ गए। छी, धरती माता, मेरे लक्ष्य को भेद दे, धरती भला, उसने मंत्रोच्चार किया। जल्द ही जमीन में लहरें उठने लगी और 50 मीटर के दायरे में जमीन से कई भाले निकल आए, जिससे उसके चारों ओर एक गोलाकार आकृति बन गई। अपनी जान को तुरंत खतरा भांपते हुए लेवी ने तुरंत छलांग लगा दी और भालों से बच निकला जो उसके शरीर को छेदने की धमकी दे रहे थे। छी, हल्की तोप,
धरती से लगातार निकलते भालों को देखकर लेवी को गुस्सा आ गया और उसने अंतहीन भालों को काटने के लिए एक जादू करने का फैसला किया। एक जादुई संरचना उसकी हथेली के सामने प्रकाश की किरण के रूप में प्रकट हुई, जो बाद में संघनित होकर बाहर निकल गई। धमाका! प्रकाश की किरण ने पृथ्वी के अधिकांश भालों को नष्ट कर दिया तथा अपने मार्ग में धूल का बादल उठा लिया। क्या? महिला जादूगरनी चीख पड़ी, क्योंकि वह हमले के कारण उत्पन्न शॉकवेव से लगभग उड़ गई थी। गुह! भागो, केसी! ल्यूक ने महिला जादूगर से कहा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। केसी ने उसे आंखें बंद करते देख दांत पीस लिए। आखिरकार उसने हार मानकर आह भरी और धूल के बादल में छिपकर चुपचाप निकल गई। आखिरकार धूल के बादल छंट गए और जमीन का नज़ारा साफ हो गया। सबकी नज़रों में एक बड़ा गड्ढा था जो लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा था। लेवी ने युद्ध के मैदान पर अपनी नज़र दौड़ाई और मन ही मन गुनगुनाया, अजीब बात है, मुझे उस औरत की कहीं मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा। क्या वह भाग गई? उसे आश्चर्य हुआ। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। ल्यूक का शरीर दिखाई दे रहा था, मानो वह अपनी आखिरी सांसें लेने की कगार पर हो। लेवी ने उसकी उपस्थिति को नज़रअंदाज कर दिया, मानो उसकी रुचि खत्म हो गई हो। इसके बजाय उसका ज्यादा ध्यान उस महिला को ढूंढने पर था जो पहले वहां थी। हम लगभग 30 मिनट से यहाँ हैं, अब महाराज को विनाशकारी तोप स्थापित करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। अगर उसने अपनी इस खूबी का इस्तेमाल पहले ही हमले में कर लिया होता तो वह और अब तक मर चुकी होती। लेवी ने आह भरी जैसे ही उसने युद्ध क्षेत्र के एक खास हिस्से की ओर अपना सिर घुमाया। झनकार! युद्ध के मैदान में धातुओं के टकराने की आवाज गूंज रही थी। डैनियल और एडन की तलवारें लगातार आपस में टकरा रही थीं। जब वे दोनों तेज गति से आगे बढ़ रहे थे तो जमीन एक जोरदार धमाके के साथ फट रही थी। उनकी तलवारें आमने सामने टकराने पर उनके रूप रंग कभी गायब होते, कभी फिर प्रकट होते। बुरा नहीं है, जैसी कि अल्बर्टा राज्य से उम्मीद थी। चाहे वह मैथ्यू हो या वह महिला, अल्बर्टा में वाकई बहुत से मजबूत लोग हैं, है न? डैनियल ने कहा। उस क्षण उनकी तलवार रुक गई। एडन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी तलवार पर अपनी पकड़ ठीक की। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। उनकी कुशलता निश्चित रूप से मेरी कुशलता से बेहतर है, उसने कड़वाहट से सोचा। हालांकि एडेन घमंडी और अहंकारी था, पर वो बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि कब किसी को उससे बेहतर मानना है। यदि अकेले कौशल पर्याप्त नहीं है तो नेयल ने एडेन की आभा में परिवर्तन को महसूस किया। अचानक एडेन की तलवार की धार से एक चमकदार चमक निकलने लगी, क्योंकि उसने अपनी धार को एक ही गति में आगे बढ़ाना। एडेन बुदबुदाया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह स्वश। उसकी तलवार की धार आगे बढ़ी और आगे बढ़ी। गुह! जैसे ही तलवार की धार तेज हवा के साथ उसके पास से गुजरी, डैनियल ने जल्दी से अपना शरीर बाईं ओर घुमाया। धार ने आसानी से 50 मीटर की दूरी तय की और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर डाला। छी! एडन ने जीभ चटकाई जब उसने देखा कि उसका वार निशाना चूक गया है। जल्द ही तलवार की धार वापस अपनी मूठ की ओर मुड़ गई। डैनियल ने धीरे से पीछे हटकर उनके बीच थोड़ी दूरी बना ली, क्योंकि उसने एडन का वार होते देखा था। मैं समझता हूँ, ये वह तलवार है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे धारक जहाँ तक चाहे वहाँ तक बढ़ाया जा सकता है। डैनियल ने सोचा जब उसने एडन के हाथों में तलवार देखी। विलुप्ति की तलवार, एक ऐसी तलवार जो अपनी धार को जहाँ तक चाहे फैला सकती है, बशर्ते उसे आवश्यक मात्रा में मन दिया जाए। तुम लोगों के पास कितनी महान तलवारें हैं, डैनियल ने आधे गुस्से से कहा। हालांकि एडन ने एक बार फिर उसके सवाल को अनसुना कर दिया और उनके बीच की दूरी कम करते हुए अपनी तलवार घुमा दी। डैनियल ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी तलवार घुमा दी। वे एक बार फिर तेज गति से चलते हुए वार करने लगे। उनके वार से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनके पास कई तलवारें हों। इस बीच कुछ ही दूरी पर माया और लिस के बीच लड़ाई समय बीतने के साथ और भी भयंकर हो गई।